नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की विज्ञान विषय से संबंधित यूनिट 11 से 16 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सिर्फ आपकी तैयारी को जांचने के लिए है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम वेग होता है, मतलब जलधारा, हवा, प्रकाश और ध्वनि में से अधिकतम वेग किसका होता है? तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोलक की कालावधि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? जो लोलक होता है आप लोगों ने देखा होगा, घड़ी में लगा होता है, तो इसकी जो कालावधि है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किससे दर्शाई जाती है? शक्ति में, कार्य में, किलोवाट में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मशीनें आती हैं उनमें सामान्यतः आप लोग देखते होंगे कि उनकी क्षमता जो है वो किलोवाट में दर्शाई जाती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदता का अर्थ खालिस्तान त्वरण होता है, मतलब जो मंदता होती है वो त्वरण का कौन सा रूप होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या कोई नहीं? आपको पता होगा इसमें से ये ऋणात्मक। ये आपको सारे प्रश्न बहुत ही इजी लग रहे होंगे। ये इसलिए इजी लग रहे हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मतलब आप लोगों से बनना ही चाहिए। अगर आप लोगों से बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से विकिरण को मापने का उपकरण कौन सा है? अमीटर, वोल्टमीटर, गूगर मुलर काउंटर, या स्पेक्ट्रोमीटर? मतलब विकिरण को किस उपकरण के द्वारा हम लोग माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीगर मुलर काउंटर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अपूहन, विसरण, अपकेंद्रण, उत्क्रम परासरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, मतलब ये अपकेंद्रण पे के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ क्या होता है? किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ क्या होता है? ये सरल रेखा होता है, अति परवलय होता है, वृत्त होता है, या परवलय होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परवलय। इसका सही आंसर है परवलय, मतलब जो प्रक्षेप है उसका प्रक्षेप पथ क्या होता है? परवलय होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? भूस्थिर मतलब पृथ्वी से देखने पर जो उपग्रह हम लोग को बिल्कुल स्थिर देखे, वो भूस्थिर उपग्रह होता है। तो ये कब देखेगा? जब वो पृथ्वी के ही समान आवर्तकाल से गति करेगा। तो पृथ्वी का आवर्तकाल क्या है? 24 घंटे। तो भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल भी क्या होगा? 24 घंटे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूले पर बैठे किसी लड़के या लड़की की गति होती है, एक समान गति होती है, वृत्तीय गति होती है, असमान गति होती है, आवर्ती गति होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती गति, क्योंकि ये लोलक के जैसा ही है। तो उसकी भी गति कैसी होती है? जैसे इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए कि लोलक की गति कैसी होती है, तो उसकी गति भी आवर्ती गति होती है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? आवर्ती गति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अब ये सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। तो ये आपको पता ही होगा कि 11.2 होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ नहीं फंसाता है। एग्जामिनर फंसाता है आपको पीछे मात्रक में कि क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर आवर, या किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको याद रखना है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पीछे का मात्रक याद नहीं रहता कि यहाँ पे क्या है। इस वजह से आपको याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विनेगर किससे बनता है? ठीक है, तो जो विनेगर है किससे बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बनता है, या एसिटिक अम्ल से बनता है,
ठीक है, या ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। विनेगर किससे बनता है? एसिटिक अम्ल से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? मतलब सिरके में कौन सा जैविक अम्ल उपस्थित होता है? मेथेनोइक होता है या एथेनोइक होता है या प्रोपेनोइक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक। सिरके में कौन सा जैविक अम्ल उपस्थित होता है? एथेनोइक अम्ल होता है उपस्थित। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन ऊपर था, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि खालिस्तान में एथेनोइक अम्ल होता है। किस में एथेनोइक अम्ल होता है? टमाटर में, नींबू के रस में, संतरे के रस में, सफ़ेद सिरके में। तो अभी आपने ऊपर देखा था जैसे सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा? एथेनोइक। तो यही क्वेश्चन तो उसने घुमा के यही पूछ दिया, क्या कि खालिस्तान में एथेनोइक अम्ल होता है, तो सफ़ेद सिरके में एथेनोइक अम्ल होता है। तो आप लोगों को एग्जाम में ये चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है कि जब आप एग्जाम दें तो आप याद रखें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एग्जाम ही आपकी पेपर से ही हेल्प हो जाती है कि आपके एक दो क्वेश्चन ऐसे सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद सिरका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसका योग है? मतलब जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या है वो किसके किसके योग से बनता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवोगाड्रो संख्या का मान होता है। अब ये भी सबसे आसान क्वेश्चन है, कई लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और कई एग्जामों में भी आया, लेकिन फिर भी लोग गलत कर देते हैं। उसका रीज़न है कि 6.023 इंटू 10⁻23। अब बच्चे ये तो याद करके चले जाते हैं कि 23 है पावर, लेकिन एग्जामिनर कहाँ घुमा देता है? अधिकांशतः यहाँ पे घुमा देता है कि जो ये दशमलव है वो या तो यहाँ रख देगा या यहाँ रख देगा। तो हम लोगों को याद क्या रखना है? इसका सही आंसर क्या है? 6 पॉइंट, मतलब 6 के बाद आपका दशमलव आएगा और 023 इंटू 10⁻23। तो ये आपको याद रखना है। एवोगाड्रो संख्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन कई बार क्या होता है सही क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अभी सबसे आसान प्रश्न है, ये तो किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। तो बाहरी कोष में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी? 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली कैसे नहीं, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे गैसें हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? मतलब ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग में जो प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सफाई नहीं है, ये छपाई है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, सॉरी उसके लिए। तो छपाई में प्रयुक्त स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मतलब जो अपन लोग छपाई में स्याही का प्रयोग करते हैं वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? बेंजीन के, प्रोपेन के या मीथेन के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? छपाई में हम लोग के जो स्याही का प्रयोग करते हैं वो किसके अपघटन से प्राप्त होती है? वो होती है मीथेन के अपघटन से। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि जो स्याही है वो किससे प्राप्त होती है? मीथेन से के अपघटन से हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? CH4, CCl4 या CHCl3 या C2H6? ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होगा? CHCl3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
गर्म हवा के गुब्बारे में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? अब इसमें आपको याद रखना है क्या पूछ रहा है, गर्म हवा। गर्म हवा को आपको ध्यान देना है, गर्म हवा के गुब्बारे में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोपेन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा हीलियम। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? प्रोपेन। अब इसमें कोई हीलियम मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है, हीलियम। हीलियम नहीं है, इसका सही आंसर है प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा है गर्म हवा के गुब्बारे, मतलब गर्म हवा भरनी है, तो उसमें कौन सी? प्रोपेन। जो आपने देखा हो कि आसमान में उड़ते हैं, आग जलती है, उसमें लोग बैठते हैं ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, वो हमें नाम नहीं पता उसका, लेकिन वही है, ठीक है। तो इसमें प्रोपेन गैस का यूज होता है, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? मतलब जो पौधे हैं, स्वपोषण मतलब खुद से जो पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की नहीं होती, क्लोरोफिल की नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती, ऑक्सीजन की नहीं होती। अब आप सबको पता है, जब क्या नाम पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का त्याग करते हैं। ऑक्सीजन अपन त्याग किसका करते हैं? जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। के स्वपोषी पोषण के लिए हमें पौधों को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? नीले में, हरे में, लाल में, पीले में। अब इसमें कोई हरा मत लगा देना, इसका आंसर हरा नहीं होगा, इसका आंसर लाल होगा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो सूर्य का प्रकाश कैसा होता है? लाल ही होता है, ठीक है। तो ये लाल के प्रकाश संश्लेषण लाल में अधिक दर से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो आप सबको पता ही है, इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा पोषण सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं पौधे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? इंसेक्टा में, प्रोटोजुआ में, आर्थ्रोपोडा में या कार्डेटा में? तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आर्थ्रोपोडा संघ है आपका, इसमें सबसे ज़्यादा जातियां पाई जाती हैं। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन में वृद्धि को रोकता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जो पादप हार्मोन होते हैं, जो पादप हार्मोन में वृद्धि को कौन रोकता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? जैसे ऑप्शन है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एविसिलिकम और ऑक्सिन, ठीक है। तो पादप हार्मोन, कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है? तो ये एविसिलिक अम्ल है, जो ऐसा पादप हार्मोन है जो पौधों में वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो इसका पादप हार्मोन कौन सा पादप हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है? वो है कौन सा? एविसिलिक अम्ल। एविसिलिक अम्ल है जो कि पौधों में पादप हार्मोन जो कि पौधों में वृद्धि को रोकता है। क्या इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एविसिलिक अम्ल। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, आप इसको याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? मतलब ये सारे आपके ये हार्मोन हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पादप हार्मोन है। एस्ट्रोजन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन, क्लोरोफिल। तो इसमें से जो ऑक्सिन है ना, ये आपका कौन सा हार्मोन है? ये पादप हार्मोन है, और ये बाकी नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 3 कोशिकीय हृदय किसका होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई
एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा जाता है। ऑप्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि किसके कितने हृदय होते हैं। कभी तो सीधे पूछ देता है कि पक्षी के कितने हृदय होते हैं, मेढक के कितने होते हैं, मनुष्य के कितने होते हैं। जैसे मनुष्य का तो आपको पता है कि 4 कोष्ठकीय होता है, इसलिए मैंने इसको 4 ऑप्शन पर रखा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। अपन को बताना है 3 कोष्ठकीय, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेढक। ठीक है, तो मेढक का जो हृदय है वो 3 कोष्ठकीय होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मतलब जो गाय का दूध का रंग होता है पीला, वो किस वजह से होता है? कैरोटीन, कैरोटीन, खनिज लवण या लैक्टोज। अब खनिज लवण तो आप लोग हटा देंगे पहले ही देखते ही, कई लोग लैक्टोज भी हटा देंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब कई ऑप्शन में कंफ्यूज कहाँ हो गए? कैरोटीन या कैरोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। तो गाय का जो दूध का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होते हैं? कैरोटीन की वजह से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब जो प्रोटीन को पचाने में एंजाइम सहायक है वो कौन सा है? उसका नाम क्या है? ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है। ठीक है, तो प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा हो जाएगा आपका? ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर ट्रिप्सिन, यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में, साइंस का एग्जाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें एंजाइम से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो आप एंजाइमों को अच्छे से पढ़ के जाएं और ये आप याद रखें कि प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आइए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। जटिल खाद्य पदार्थ निम्नलिखित में से किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? कौन से पदार्थ? जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? ठीक है, तो हार्मोन की वजह से, या एंजाइम की वजह से, या कवक की वजह से, या बैक्टीरिया की वजह से। तो आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में जितने भी भोजन है उनको पचाने में कौन सहायता करता है? एंजाइम। तो एंजाइम सहायता करता है, मतलब वही सरल पदार्थों में टूटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम। तो इसके आखिरी प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा? एंजाइम। जटिल खाद्य पदार्थों को एंजाइम जो है वो सरल पदार्थों में तोड़ता है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और संभवतः जहाँ तक कोशिश हो सके शेयर कर दें। और अगली बार से आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, और थोड़ा व्याख्या के साथ लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए सहायक हो। ये हमारे रैपिड फायर क्वेश्चन थे, जो कि आपके टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने के लिए था। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाद में आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं। आपके कमेंट का स्वागत रहे, सजेशन का स्वागत रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।